Hello and welcome back, dear students. Wish you all stay happy, healthy, and safe at home and do your studies regularly and properly. I'm Yojana Parak, and today we are going to continue chapter number 8 for standard 11 students from Organization of Commerce and Management. The name of this chapter is Sources of Business Finance. In this chapter, we have already studied about business finance, its need, importance, sources of business finance. There are two sources of business finance. First one is owner's fund and second one is borrowed fund. In owner's fund, we have three types: equity shares, preference shares, and retained earning, in which we have studied about equity shares, its characteristics, types, and about preference shares, its characteristics and types, and difference between equity shares and preference shares. Now we will see retained earning. So let us start our topic. Retained profit or plugging back of profit. Now first let us understand the meaning of retain and plugging back. So retain, that means किसी चीज को रोकना, एंड प्लगिंग बैक दैट मीन्स एक बार जो सीड आपने सॉइल के अंदर डाल दिया है, फिर उससे क्रॉप ग्रो हो गए, उस क्रॉप में से वापस एक सीड निकला, आपने फिर उस सीड को सॉइल के अंदर डाल दिया. सो दैट इज कॉल्ड प्लगिंग बैक. यानी आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया, उससे आपको रिटर्न में प्रॉफिट मिला, उसी प्रॉफिट को आप वापस से इन्वेस्टमेंट के रूप में डाल रहे हो एंड वापस से वो आपको प्रॉफिट देगा, यानी प्रॉफिट से प्रॉफिट अर्न करना. सो रिटेन प्रॉफिट और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आपने एक बार जो सीड डाला है, उससे जो आपको क्रॉप मिले हैं, उस क्रॉप का वापस से वही सीड आप डाल रहे हो ताकि फिर से उससे क्रॉप मिले. सेम वे आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, उससे आपको रिटर्न में प्रॉफिट मिला, उस प्रॉफिट को आप वापस से इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर से उससे प्रॉफिट अर्न करेंगे. सो इसे बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. यानी जो आपको प्रॉफिट मिला था, उससे आप कंप्लीटली डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह थोड़ा पार्ट उसमें से रिटेन कर लेते हैं, रख लेते हैं और उसको वापस से इन्वेस्ट कर देते हैं. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. ड्यूरिंग साउंड फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट. यानी जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होती है तो उस टाइम उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है. तो जब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, दैट मीन्स उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है, तब कंपनी क्या डिसाइड करती है कि सारा का सारा प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कंपनी उसको डिक्लेयर कर दे, शेयर होल्डर्स को वो सारा प्रॉफिट का बेनिफिट दे दे. उसकी बजाय कंपनी क्या करती है, थोड़ा पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिटेन कर लेती है. इंस्टीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कंपनी कीप सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व इन बिजनेस. सो वी नो दैट कंपनी सबसे पहले अपनी लायबिलिटीज फुलफिल करती है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है अगर प्रॉफिट बचता है तो जब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, ये सबको पे करने के बाद में प्रॉफिट बहुत सारा बचता है, उस प्रॉफिट को इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय कंपनी क्या करती है कि उनको सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट यानी थोड़ा सा प्रॉफिट वो रिटेन कर लेती है, रख लेती है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व. और वो रखा हुआ जो प्रॉफिट है, उस रिजर्व जो रखा है, उसका वो क्या करेंगे, फॉर फ्यूचर पेमेंट ऑफ बिजनेस लायबिलिटीज दीज रिटेन अर्निंग आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. फ्यूचर में ये प्रॉफिट उनको काम आएगा, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इसी प्रॉफिट को वापस से इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उनको बाहर से मनी बोरो नहीं करना पड़े. और ये प्रॉफिट जो उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया है कंपनी के अंदर, वो वापस जब रिटर्न देगा तो उससे वो अपनी लायबिलिटीज़ पे कर पाएंगे और उनका बोरोड फंड का जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा. तो इसके लिए कंपनी प्रॉफिट को थोड़ा रिटेन कर लेती है, रख लेती है रिजर्व के फॉर्म में और उसी को वापस री इन्वेस्ट कर देती है ताकि उसी प्रॉफिट से वो वापस से प्रॉफिट अर्न कर सके.
और उनको बाहर से फाइनेंस का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा, या वो जो बर्डन है बोरोड फंड का वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। सो इसे, क्योंकि ये प्रॉफिट ओनर का है और ओनर ही उसे इन्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए ये ओनर्स फंड है ना। कंपनी इसको री इन्वेस्ट कर देती है तो इसे हम बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। और इसे वो क्यों री इन्वेस्ट कर रही है, ताकि उसकी जो बोरोड फंड का जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाए और इन फ्यूचर उनको जो अपनी लायबिलिटीज़ मीट करनी है वो इजीली मीट कर सके, जो लायबिलिटीज़ उनको पे करनी है वो इजीली पे कर सके। तो इसके लिए वो अपना प्रॉफिट रिटेन कर लेते हैं और उसको वापस से री इन्वेस्ट कर देते हैं। So this is the concept of plugging back of profit. Now let us see the advantages of plugging back of profit. So first thing कि ये यूज़फुल है इन द टाइम ऑफ रिसेशन। रिसेशन में जब प्रॉफिट कम होता है तो उस टाइम पे कैसे करेंगे, डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो, तो हमने जो रिजर्व रखा है प्रॉफिट का ये उस टाइम पे काम आ सकता है और उस टाइम पे भी हम स्मूथली अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं रिसेशन के टाइम पे भी। तो इसलिए ये प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो हम रिजर्व के फॉर्म में रख लेते हैं ये यूज़फुल है। नेक्स्ट इज यूज़फुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स। आपको जैसे फ्यूचर प्लान्स दैट मीन्स एक्सपांशन करना है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई रिसर्च करनी है, तो उसमें बहुत सारा एक्सपेंस करना पड़ता है सडनली ना। एकदम से उतना सारा एक्सपेंस ईजी नहीं होता है कि वो फाइनेंस अरेंज कर सके। तो इसके लिए कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, जब उनका पीरियड अच्छा चल रहा है, जब उनकी साउंड पोजीशन है, तब जो वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है उसमें से कुछ पार्ट वो रिटेन कर लेती है, ताकि जब उनको इन फ्यूचर एक्सपांशन करना है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है तो उस टाइम पे उनको बहुत सारे फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो रिटेन किया हुआ प्रॉफिट है वो उस टाइम पे यूज़ ले सकती है। यूज़फुल फॉर परचेज न्यू असेट्स। कोई भी नया असेट लाना है तो उसके लिए आपको एक ही बार में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत होती है ना। एदर वो ह्यूज अमाउंट आप अपने ओनर्स फंड से लाओगे या बोरोड फंड से लाओगे। सो अगर आपको उतनी अमाउंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं से बोरो करनी पड़ेगी। सो इससे बेटर है कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है अपने गुड टाइम्स में, उस प्रॉफिट को रिटेन करके रखो और जमा करो। जिस तरह से हम लोग घर लेने के लिए कई बार जो फैमिलीज़ होती है वो करती है कि अपनी जो सेविंग्स होती है उसको इकट्ठा करती जाती है, एंड देन जब एक बड़ी सी अमाउंट उनके पास गैदर हो जाती है तब वो घर परचेज कर लेते हैं उससे। सो सेम वे यहाँ पर उनको कोई भी ऐसी मशीनरी कंपनी में चाहिए, कोई भी नया सेट चाहिए, उसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे ईयर का प्रॉफिट रिटेन करके उसको गैदर करते हैं। एंड जब उनको एस्टिमेशन है उनका कि इतने टाइम में ये मशीनरी ख़राब हो जाएगी या इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद हमें मशीनरी चेंज करनी पड़ेगी, तो उस टाइम तक उनका उतना प्रॉफिट रिजर्व में हो जाता है कि वो उससे नई एसेट परचेज कर सके। तो इसमें उनका ओनर्स फंड ही यूज़ हो रहा है, उनको कहीं से बोरो नहीं करना पड़ेगा उतनी बड़ी अमाउंट। तो उनका एक तो बर्डन रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा कि रिटेन प्रॉफिट यूज़फुल होगा नई मशीनरीज या न्यू असेट परचेज करने में। एक साथ में उतनी अमाउंट उनको गैदर नहीं करनी पड़ेगी, वो ईयर बाय ईयर थोड़ा थोड़ा स्टोर करके जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था उसको थोड़ा थोड़ा रिटेन करके रिजर्व करते जा रहे हैं, और उनको एक साथ में एक झटके में उतनी बड़ी अमाउंट नहीं लानी पड़ेगी। वो थोड़ा थोड़ा ईयर में जो उन्होंने रिजर्व किया है वो अब एक साथ काम आ जाएगा। सो इस तरह से रिटेन प्रॉफिट यूज़फुल है न्यू एसेट परचेज करने में भी। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी। रिटेन प्रॉफिट के लिए एक एडवांटेज ये है कि अगर आप फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी रखो तो आप काफ़ी सारा प्रॉफिट अपना रिजर्व में रख सकते हो, उसको वापस प्लगिंग बैक कर सकते हो। सो फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी एक्सेप्ट की जा सकती है अगर आप प्रॉफिट को रिटेन करना चाहते हो तो। नेक्स्ट इज फिक्स डिविडेंड पॉलिसी, दैट मीन्स या तो रेट फिक्स होगा या तो अमाउंट फिक्स होगी, और या फिर वो रेट या वो अमाउंट किस प्रपोर्शन में इंक्रीज होगा ये फिक्स होगा। वो प्रपोर्शन वो फिक्स रखेंगे कि 1 साल में 2% बढ़ेगा, 2 साल में 4% बढ़ेगा। सो इस तरह से वो कुछ एक पोर्शन जो है या तो रेट
या फिर अमाउंट या फिर उसके इंक्रीमेंट का जो रेट है वो फिक्स कर देते हैं। तो ये फिक्स डिविडेंड पॉलिसी जब होती है तो उसकी मदद से बाकी का जो रिमेनिंग सरप्लस प्रॉफिट है उनके पास उसको वो रिटेन कर सकते हैं। तो इससे ना ही इन्वेस्टर्स को लॉस है और ना ही कंपनी को, दोनों को ही बेनिफिट है। नेक्स्ट है बर्डन फ्री असेट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि असेट परचेज करने के लिए उनको एक साथ में ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो उनके पास खुद का ओनर फंड नहीं है, ओनर्स फंड नहीं है उतनी बड़ी अमाउंट का, तो उनको कहीं से बोरो करना पड़ेगा। अब अगर वो बोरो करेंगे तो उसको रीपे भी करना पड़ेगा, तो एक तरह से वो बर्डन इंक्रीज हो जाएगा उनके ऊपर, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो इसकी जगह अगर आप प्लगिंग बैक करते हो तो आप ईयर बाय ईयर जो सरप्लस अपना गैदर करते जा रहे हो एक साथ में, फिर वो बड़ी अमाउंट जब हो जाएगी तब आप न्यू एसेट परचेस करोगे तो वो प्रॉफिट आपका खुद का था, तो आपने ओनर फंड यूज़ किया है, तो उसके लिए आपका बर्डन नहीं होगा कि आप, क्योंकि आप खुद को पे नहीं करोगे, ओनर खुद को तो पे नहीं करता है। सो ऑनर्स फंड में कोई बर्डन नहीं बढ़ता, बट अगर आपने बोरो किया है तो उसमें बर्डन बढ़ जाता है। सो क्योंकि रिटेन प्रॉफिट ऑनर्स फंड है तो वो अगर आप यूज़ करते हो फिक्स एसेट परचेस करने के लिए तो आपका बर्डन रिड्यूस हो जाता है। बोरोड कैपिटल कैन बी रीपेड। सो सपोज आपने कोई लोन लिया है 20 लाख का, एवरी ईयर आप 1 लाख रीपे करते हो उसकी इंटरेस्ट। सो ना अगर आपके पास रिटेन प्रॉफिट है सपोज 10 लाख का, तो अगर आपने वो 10 लाख रिटेन जो प्रॉफिट है वो एक बार में यूज़ कर दिया तो आपका जो इंटरेस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब आपको जो रिमेनिंग पोर्शन है आपकी बोरोड कैपिटल का यानी 10 लाख, उसी पर इंटरेस्ट देना है। दैट मीन्स अब आपको इंटरेस्ट देना होगा हाफ अमाउंट यानी 50,000। 1 लाख की जगह 50,000 एवरी ईयर पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी बोरोड कैपिटल को रीपे करने के लिए भी ये रिटेन प्रॉफिट यूजफुल है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब आप कैपिटल बोरो करते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, यानी आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है उस कैपिटल के लिए। तो अगर आप कहीं से बोरो करने की जगह अपना ही अर्न किया हुआ प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर रहे हो तो इससे आपको उसके लिए कुछ कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी, ना ही उसको रीपे करना पड़ेगा। सो इससे क्या होता है कि हमें जो कैपिटल चाहिए उसके लिए जो हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो इस तरह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी डिक्रीज हो जाती है अगर आप खुद का ही फंड यूज़ करते हो, खुद की ही कैपिटल या खुद का ही प्रॉफिट री यूज़ कर रहे हो तो। नेक्स्ट इज ऑनर्स फंड। नाउ रिटेन प्रॉफिट ऑनर्स फंड कैसे है? बिकॉज आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट मिला है ना, वो प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द लायबिलिटीज एंड आफ्टर पेइंग ऑल द लायबिलिटीज एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स। सो जब ऑल डिविडेंड एंड इंटरेस्ट और लायबिलिटी पे हो जाती है उसके बाद का जो पोर्शन आपके पास रिमेनिंग रहता है प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट ओनर का खुद का होता है। अब ये ओनर की मर्जी है कि वो उसे किस तरह से यूज़ करे। सो जब प्रॉफिट ओनर का है और ओनर ही उसे री यूज़ कर रहा है, री इन्वेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स ओनर ने अपनी ही कैपिटल री इन्वेस्ट की है। सो इसीलिए वो ओनर्स फंड है क्योंकि वो ओनर का प्रॉफिट है। सो प्लगिंग बैक ये ओनर्स फंड है, उस पर उसको कोई चार्ज खुद को नहीं पे करने हैं। So these were the advantages of plugging back of profit, that it can be used at the time of recession or for the implementation of future plans or if they want to purchase any new asset. And in plugging back or retain profit, the advantage of fixed dividend policy also can be taken, and the asset would be burden free if it is purchased from retained earning. Borrowed fund can be repaid and
This will decrease in cost of capital because no cost is to be paid for the retained earning, and it is owner's fund because profit is of owner. Now we have seen all the advantages of plugging back of profit. Now we will see the limitation of plugging back of profit. Encouragement to monopoly. How monopoly is encouraged by plugging back of profit. See, the right of profit is with the owner. ना ये ओनर के ऊपर है कि वो पूरा का पूरा उसे डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा या अपने पास रखेगा। तो यहाँ पर उसकी मोनोपोली है, उसका अकेले का राइट है उस पूरे प्रॉफिट पर, और ये डिसीजन वो ले सकता है ओनर कि वो उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा और कितना रिटेन करेगा। सो अगर वो एक्सेसिव अमाउंट प्रॉफिट की रिटेन कर लेता है और लेस डिविडेंड पे करता है तो ये पार्शियलिटी हो जाएगी बाकी शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स के साथ। सो इस तरह की पार्शियलिटी भी पॉसिबल है रिटेन अर्निंग की वजह से। सो ये मोनोपोली को इंकरेज करेगा। नेक्स्ट इज प्रमोट स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन को कैसे प्रमोट करता है? स्पेक्यूलेशन यानी आपका पर्पस इन्वेस्ट करना नहीं बल्कि प्राइस को अपने हिसाब से फ्लक्चुएट करके प्राइस डिफरेंस का बेनिफिट लेना होता है। सो यहाँ पर जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि जब रिटेन अर्निंग ज़्यादा है और डिविडेंड लेस पे किया जा रहा है तो प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगी, और जैसे ही शेयर प्राइस डिक्रीज़ होगी वो शेयर परचेज कर लेंगे। एंड जब नेक्स्ट ईयर वो सरप्लस प्रॉफिट जो रिटेन प्रॉफिट था उसे इंक्लूड करके हायर डिविडेंड पे किया जाएगा तो शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज प्राइस पर वो शेयर को सेल कर देंगे। सो इन दिस वे उन्होंने खुद ने अपने बेनिफिट में शेयर को डिक्रीज किया, उससे परचेज कर लिया और फिर हायर डिविडेंड देकर शेयर की प्राइस इंक्रीज की और उसे सेल कर दिया, और प्राइस फ्लक्चुएशन से उन्होंने अपना प्रॉफिट गेन कर लिया। सो दिस कैन बी डन बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो इस तरह से ये स्पेक्यूलेशन को भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट फॉर फाइनेंशियली वीक एंड फॉर न्यू कंपनीज। जो साउंड पोजीशन में है कंपनीज वो तो फिर भी प्लगिंग बैक कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं प्रॉफिट, बट जो कंपनी न्यू है या अभी वीक है, उतना फाइनेंशियली साउंड नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो वो प्लगिंग बैक का बेनिफिट नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज नो बेनिफिट टू स्मॉल इन्वेस्टर्स। जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है वो इसी इंटेंशन से इन्वेस्ट कर रहा है कि उसे एक गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न उसे मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। बट अगर कंपनी प्रॉफिट को रिटेन कर लेती है और कम डिविडेंड पे करती है तो ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए लॉस है, क्योंकि उनको उनकी एक्सपेक्टेशन अच्छे रिटर्न की या हायर डिविडेंड की होती है, बट कंपनी उन्हें लोअर डिविडेंड देती है क्योंकि उन्हें मैक्सिमम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को रिटेन करना है। सो उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट का एक प्रॉपर जो रिटर्न मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बोरोड फंड। नाउ व्हाट इज बोरोड फंड? You must be confusing between owner's fund and borrowed fund. So let me tell you, owner fund जो है वो owners invest करते हैं और उस पर उन्हें डिविडेंड दिया जाता है। वो कंपनी की लायबिलिटी नहीं है बिकॉज डिविडेंड प्रॉफिट में से दिया जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड ओनर्स फंड। बोरोड फंड जो है वो लायबिलिटी है, उस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है एंड डिविडेंड कंपलसरी नहीं है बट इंटरेस्ट कंपलसरी है। इंटरेस्ट पे करने के बाद में उनके पास जो सरप्लस बचती है दैट वुड बी देयर प्रॉफिट और उसमें से डिविडेंड पे किया जाएगा। सो बोरोड फंड जो है वो लायबिलिटी है और उस पर इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है और उसके बाद में जो सम बचेगा वो प्रॉफिट होगा।
उसमें से डिविडेंड पे किया जाएगा, वो होगा ओनर्स के लिए. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोरोड फंड एंड ओनर्स फंड. ओनर्स फंड के लिए उनको रीपे करना कंपलसरी नहीं है, बट बोरोड फंड के लिए कंपलसरी है उसे रीपे करना. Now let us see the different types of borrowed fund. First we will see the debenture. What is debenture? Let us see the meaning of debenture. Debenture is a liability of the company. Obviously क्योंकि वो borrowed fund है तो वो company की liability है. Debenture holder are creditor of the company. Debenture holder are paid interest at pre-decided rate and at pre-decided time, at a specified time. सो डिबेंचर होल्डर कंपनी के लायबिलिटी है, कंपनी के क्रेडिटर है, और उन्हें जो इंटरेस्ट पे करना है वो कंपलसरी पे करना ही पड़ेगा, और वो भी एक फिक्स रेट जो उन्हें दी होती है उसी रेट में, और एक फिक्स टाइम जो उन्हें दिया होता है उसी टाइम पर वो इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ता है. सो डिबेंचर में इन्वेस्ट करने वालों के लिए एक सिक्योर सेफ प्लान है. तो जो डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें कोई रिस्क नहीं रहेगा, बिकॉज उनके पैसे तो उनके पास आएंगे. बट शेयर वाले में रिस्क हो सकता है कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो उन्हें डिविडेंड ना भी मिले. डिबेंचर में ऐसा कोई रिस्क नहीं है. अगर उनके पास प्रॉफिट रिमेनिंग नहीं रहता है तो उन्हें बोरो करना पड़ेगा उनको इंटरेस्ट देने के लिए, बट इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा. एट द एंड ऑफ pre-decided time limit, money is returned or transferred into share as per condition. Now डिबेंचर के different types होते हैं, जिसमें या तो उनको डिबेंचर की जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो रीपे हो जाएगी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, या फिर उनके डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. For satisfying companies' requirement for long-term and medium-term finance. डिबेंचर ये आप चाहो तो शॉर्ट टर्म में उसको रिडीम कर सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हो. तो डिबेंचर दोनों ही पर्पस को सेटिस्फाई करता है. अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट मीडियम टर्म यानी थोड़े टर्म के लिए ही है फंड की, तो वो थोड़े टर्म के लिए डिबेंचर इशू कर सकता है और फिर उसको रिडीम करके लायबिलिटी से छुट्टी ले सकता है. अदरवाइज अगर उसे लॉन्ग टर्म के लिए उस कैपिटल की ज़रूरत है, उस बोरोड कैपिटल थ्रू डिबेंचर उसकी ज़रूरत है, तो वो डिबेंचर को रिडीम करने की जगह कन्वर्ट कर सकता है शेयर्स में. सो इन दिस वे उनका जो इन्वेस्ट किया हुआ कैपिटल है वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकता है. तो डिबेंचर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म दोनों की ही रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है. शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, डिबेंचर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हो सकते हैं. Next is trustees are appointed for protection of interest of debenture holders as per the trust deed. शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए तो डायरेक्टर्स हैं, बट डिबेंचर होल्डर के बेनिफिट के लिए कौन देखेगा? तो उसके लिए ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं और उनके साथ एक ट्रस्ट डीड किया जाता है, एक करार किया जाता है, जिसमें वो ये अश्योर करते हैं कि हम ऑलवेज डिबेंचर होल्डर्स के बेनिफिट में डिसीजन को प्रमोट करेंगे. सो ये था मीनिंग डिबेंचर का. डिबेंचर लायबिलिटी है, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है, उनको इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है, वो भी एक फिक्स रेट और फिक्स टाइम पर. और डिबेंचर को कन्वर्ट भी किया जा सकता है, या तो उसको रीपे कर दे या शेयर्स में कन्वर्ट कर दे. एंड डिबेंचर होल्डर जो डिबेंचर है वो कंपनी की मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है, और डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए कंपनी में ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं. नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक आपको डेफिनेशन पर से ही मिल जाएगा. उसकी जो मीनिंग है डिबेंचर की, उस मीनिंग पर से ही आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हो. तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट कि डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर है. नेक्स्ट, उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा. चार्ज ऑन असेट, वो असेट पर बर्डन है, बिकॉज जो भी उनके असेट है उस असेट से उनको जो भी अर्निंग हो रही है
पहले उस पर उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर को, उसके बाद की जो अर्निंग है वो उनकी रियल अर्निंग होगी या रियल प्रॉफिट होगा। तो ये असेट पर बर्डन है, यानी ये एक तरह की लायबिलिटी है डिबेंचर होल्डर। नेक्स्ट इज नेसेसिटी। डिबेंचर क्योंकि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म दोनों टर्म के फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए कई कंपनीज के लिए डिबेंचर इशू करना नेसेसिटी भी है और एक यूजफुल टूल भी है। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन एट स्टॉक एक्सचेंज। अगर डिबेंचर किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उसे परचेज या सेल भी किया जा सकता है, जस्ट लाइक शेयर्स, और प्राइस फ्लक्चुएशन का बेनिफिट भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज रीपेमेंट। सो जो पर्टिकुलर टाइम उन्हें दिया है डिबेंचर होल्डर्स को, उसी टाइम पर अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट उन्हें उस अमाउंट को, उनकी जो कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट की थी डिबेंचर होल्डर्स ने, उसे रीपे करना कंपलसरी है। उसी टाइम पर उन्हें रीपे करना ही पड़ेगा। सो जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी के लिए डेब्ट है और उसे रीपे करना, वो भी एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स अमाउंट के साथ, ये कंपनी के लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट इज फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर पेमेंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। कंपनी सारी लायबिलिटी पे करने के बाद में पहले डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेगी, उसके बाद जो उनके पास सरप्लस बचती है, अगर बचती है, तो वो उनका प्रॉफिट होगा जो उन्होंने अपनी असेट को सेल करके अर्न किया है, और उस प्रॉफिट में से फिर वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। सो पेमेंट के टाइम पर फर्स्ट प्रेफरेंस डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाता है और उसके बाद शेयर होल्डर्स आते हैं। सो दिस वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट थिंग कि डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर है, उन्हें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है और वो भी एक फिक्स टाइम पर। नेक्स्ट इज कि वो असेट पर बर्डन है, चार्ज है, बिकॉज वो लायबिलिटी है हमारी। नेक्स्ट, कई कंपनीज के लिए ये एक यूजफुल टूल है कि उन्हें अगर लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो डिबेंचर इशू कर सकते हैं, तो इसीलिए कुछ कंपनीज के लिए डिबेंचर इशू करना नेसेसिटी भी है। नेक्स्ट इज कि डिबेंचर अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तो प्राइस फ्लक्चुएशन का बेनिफिट भी डिबेंचर होल्डर को मिल सकता है। ये कंपलसरी नहीं है डिबेंचर को रजिस्टर करवाना, अगर है तो ये बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट इज रीपेमेंट। डिबेंचर को एक फिक्स टाइम पर या तो रीपे किया जाएगा या फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट इज फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर पेमेंट। सो डिबेंचर होल्डर्स को एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, उन्हें इंटरेस्ट पहले पे किया जाता है, उसके बाद में जो प्रॉफिट बचता है सारी लायबिलिटी पे करने के बाद, वो प्रॉफिट उनका रियल प्रॉफिट होगा जिसमें से वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। Now let us see the types of debentures. There are three types of debenture: secure debenture, convertible debenture and non-convertible debenture. Secure debentures, when issued with charge on asset of company as security against the money of debentures, are called secure debentures or mortgage debentures. These mortgaged assets can be used by the company. It means a floating charge is created on the asset. So डिबेंचर होल्डर्स की सिक्योरिटी के लिए कई बार असेट को मॉर्गेज करना पड़ता है और उसके ऊपर डिबेंचर इशू किए जाते हैं कि अगर डिबेंचर को पे नहीं किया गया तो जो मॉर्गेज असेट है उसको सेल करके उन्हें रीपे कर दिया जाएगा। सो असेट्स पर एक फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हो जाता है। कैसे? एक्चुअली में असेट पर कोई चार्ज नहीं है, बट इन केस
डिबेंचर को पे नहीं किया गया तो चार्ज क्रिएट हो सकता है. सो वो चार्ज एक्चुअली में अपियरेबल नहीं है, बट अनसर्टेनिटी की वजह से वो चार्ज लग सकता है, इसीलिए उसे फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं. सो सिक्योर डिबेंचर्स दैट मीन्स विच आर सिक्योर्ड बाय असेट्स, जिसमें असेट को मॉर्गेज किया हुआ है, तो ऐसे डिबेंचर को सिक्योर डिबेंचर या मॉर्गेज डिबेंचर कहा जाता है. और ये असेट पर चार्ज है, दैट मीन्स जो डिबेंचर असेट को सिक्योरिटी में देकर लिए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, तो असेट पर एक फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हो जाता है, इसीलिए वो डिबेंचर असेट पर चार्ज है. नेक्स्ट इज कन्वर्टिबल डिबेंचर, द डिबेंचर विच at a specific time and as per the condition can be converted completely or partially into the shares are called convertible debentures. If company has made provision in memorandum of association, then against such debenture after a specific time and at a specific price, shares are given in pre-decided ratio. That means it can be that for 3 debentures 2 shares will be issued, or for 3 debentures 5 shares will be issued. So it should be mentioned in memorandum of association. So according to that, after a specific time and at specific price, कंपनी डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर सकती है और उन्हें शेयर दिए जा सकते हैं डिबेंचर के बदले, वो भी एक प्री डिसाइडेड रेशियो में. फॉर एग्जाम्पल, डिबेंचर इशू कर दिए गए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविजन बना दिया गया है कि आफ्टर 10 years डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा शेयर्स में, और वो भी एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी, उस डेट पर, और उन्हें इस प्राइस के सपोज 100 रुपीज़ ईच शेयर उनको दिया जाएगा. और प्रपोर्शन भी डिसाइडेड होता है कि एवरी 3 डिबेंचर्स के लिए उन्हें 5 शेयर्स दिए जाएंगे. सो ये प्री डिसाइडेड रेशियो, प्री डिसाइडेड टाइम और प्री डिसाइडेड प्राइस पर उनके डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है. दैट इज कॉल्ड कन्वर्टिबल डिबेंचर, अगर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन किया हुआ है तो. नेक्स्ट इज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर. These debentures are not converted into shares and debenture holders are refunded money after a specific time and condition. So एक पर्टिकुलर टाइम पर उन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो कैपिटल उनको रिटर्न कर दी जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने डिबेंचर इशू किए हैं 10 years के लिए, सो 10 years कंप्लीट होने के बाद में उन्हें उनकी जो कैपिटल है वो रीपे कर दी जाएगी एंड the company would be free from the burden of debenture. So that is called non-convertible debenture. That means जब उनकी maturity date आएगी तो उसे कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, उसे रीपे कर दिया जाएगा. कन्वर्टिबल में जब उनकी मेच्योरिटी डेट आती है तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है शेयर्स में. एंड सिक्योर डिबेंचर में ये होता है कि वो डिबेंचर सिक्योर है असेट के थ्रू, असेट को मॉर्गेज किया है फॉर इशूइंग डिबेंचर्स, तो उन्हें कोई रिस्क नहीं है. So these were the types of debentures: secure debentures, convertible debentures and non-convertible debentures. With this, we have come to the end of this video. Now in the next video, we will see another different types of borrowed fund. For example, loan from financial institution, from commercial bank, loan, cash credit, overdraft, trade credit, internal corporate deposits, and bond, public deposits. So these are the different types of borrowed fund, and we will see the difference between owner's fund and borrowed fund. So that would be done in the next video. With this, we have come to the end of this video. In this video, we have studied about retained earning and borrowed fund, first topic of borrowed fund, that is debentures. I hope that this will be clear to you.
Now we will meet in the next video. Till then, take care of yourself, be safe, and keep on learning. Thanks for being with me. See you.